एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube के इस शैक्षिक चैनल में स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इकोलॉजी है क्या या पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता कैसे है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होता है, आज इसी पर हम अपनी चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों के रहने के स्थान तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह पारिस्थितिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जीवों तथा उसके निवास स्थान तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द की शुरुआत सबसे पहले 1865 में रेटर महोदय ने किया था, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द का विस्तृत व्याख्या 1869 में जर्मन के जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने उसे विस्तृत रूप दिया था। अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी पर अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने पारिस्थितिकी के लिए आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आइकोलॉजी शब्द जर्मन भाषा का एक शब्द है और अर्नेस्ट हैकेल जर्मन के ही जीव वैज्ञानिक थे। आइकोलॉजी जो जर्मन भाषा का शब्द है, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आइकोस और दूसरा है लोगोस। आइकोस का अर्थ होता है निवास स्थान, लिविंग प्लेस, या जीवों के रहने का स्थान या जीवों का घर, और लोगोस का अध्ययन है अध्ययन करना। इस तरह पारिस्थितिकी का अर्थ हुआ जीवों के निवास के स्थान का अध्ययन करना, या यूं कह लीजिए कि जीवों के निवास के अध्ययन का जीवों के निवास तथा उसके पर्यावरण से संबंधित पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा ये हो सकती है, जीव तथा उसके आसपास का वातावरण जिसमें वो जीव रहता है। एक जीव दूसरे जीव के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, वह कैसे पारस्परिक क्रिया करता है, कैसे अपने जीवन का यापन करता है, कैसे अपने लिए भोजन बनाता है, कैसे पर्यावरण के और जो जैविक और अजैविक घटक हैं उनके साथ किस तरह का संबंध स्थापित करता है, इन सभी का अध्ययन हम इकोलॉजी के तहत या पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। पारिस्थितिकी के बाद जब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को हम परितंत्र भी कहते हैं या इसे इकोसिस्टम कहते हैं। इस शब्द की संकल्पना 1835 में A.G. टांसले महोदय ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक
घटकों का एक समूह है जो आपस में पारस्परिक क्रिया करते हुए एक जीव दूसरे जीव के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। या यूँ कह लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक घटक से दूसरे घटक में कैसे पहुंचती है, कैसे उसका स्थानांतरण होता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह ऊर्जा जब एक जैविक पदार्थ से दूसरे जैविक पदार्थ में कैसे पहुंचती है, या हमारे पर्यावरण में एक जीव कैसे अपना जीवन निर्वहन करता है, कैसे वो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारा जैविक संगठक है, जो जीवित प्राणियों का संगठक है, वो 3 प्रकार का होता है। उसमें पहला है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, दूसरा है उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, और तीसरा है अपघटक यानी कि डीकम्पोजिशन। अब उसको बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला है उत्पादक, जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, कुछ रासायनिक क्रिया से। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जड़ों के द्वारा पानी, इन सबको लेके पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उन्हें ही हम उत्पादक कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे एवं वनस्पतियां एवं घास आदि आते हैं। इन्हें ही हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। दूसरे होते हैं परपोषी। परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए वो अपने पर्यावरण में या अपने पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो जीव अपना स्वयं का भोजन नहीं बना पाते हैं और अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। या ये कह लीजिए जो जीव उत्पादकों पर अपना जीवन निर्वहन करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए उत्पादकों का अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। या दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह अपने भोजन के लिए उत्पादक पे निर्भर रहता है। और तीसरा है अपघटक। अपघटक डीकम्पोजिशन, छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को या जैविक पदार्थों को, जैसे सड़े गले जानवरों के, सड़े गले जो मरे हुए जानवर हैं उनके सड़े गले शरीर को, वनस्पतियों को, जो सड़ी गली वनस्पतियां हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उनको डीकम्पोस्ट कर देते हैं, उनको पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा बना देते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उनको मिट्टी में मिला देते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं। तो इसलिए इनको अपघटक या वियोजक या इसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम से कैसे पहुंचती है, उसमें ऊर्जा कभी कम नहीं होती, इनपुट होता रहता है, आउटपुट भी होता रहता है, लेकिन ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो प्रवेश कर जाती है। जैसे एक घास है, वो अपना भोजन स्वयं बनाती है, उत्पादक कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, कुछ रासायनिक क्रिया के द्वारा अपना भोजन वो स्वयं बनाती है, तो उसे हम उत्पादक कहते हैं। उस घास को खाने के लिए एक टिड्डा आ जाता है, तो उस टिड्डा को हम
उपभोक्ता कहते हैं, और वो टिड्डा प्रथम स्तर का उपभोक्ता है। फिर उस टिड्डा को खाने के लिए मेढक आ जाता है, तो उस मेढक को हम द्वितीय स्तर का उपभोक्ता कहते हैं। फिर उस मेढक को खाने के लिए सांप आता है, तो उस सांप को हम तृतीय स्तर का उपभोक्ता कहते हैं। अब इसमें जो घास है वह स्वपोषी है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाती है, लेकिन टिड्डा, मेढक और सांप ये परपोषी है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए घास पर निर्भर करते हैं। इसी तरह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती रहती है। इसको और अधिक समझने के लिए एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कैसे अच्छा रह सकता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे एक घास का मैदान है या एक जंगल है। उस जंगल में घास के 100 ढेर हैं, और उन 100 ढेरों को खाने के लिए ऐसे जीव जंगल में होने चाहिए जो अपने भोजन के रूप में घास को ग्रहण करते हैं, जैसे खरगोश, बकरी और हिरन। तो 100 ढेर के घासों को खाने के लिए खरगोश, बकरी और हिरन की संख्या 100, अगर ढेर की संख्या 100 है तो बकरी, खरगोश और हिरन की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो जब 10 लोग 10 में खरगोश, बकरी और हिरन, जब वो 10 लोग मिलके उस घास को खाएंगे तो उनको पूरी तरह से पोषण मिलेगा और उनका जीवन निरंतर चलता रहेगा। फिर ये तीनों जो खरगोश, बकरी और हिरन हैं, ये प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता हो गए, क्योंकि वो पहली बार उत्पादक को खा रहे हैं। अब इन बकरी, खरगोश और हिरन को खाने के लिए उसका 10%, यानी कि उस जंगल में सिर्फ एक शेर होना चाहिए। जब इन 10 खरगोश, बकरी और हिरन को खाने के लिए जब एक शेर होगा तो इनको खा के वो शेर अपना जीवन यापन करेगा। इस तरह से एक ऊर्जा जो पहले घास में थी, फिर वो हिरन, खरगोश और बकरी में पहुंच गई, फिर वो अगले स्तर में वो शेर में पहुंच गई। तो 100 थे, घास के ढेर 100 थे, उनको खाने वाले बकरी, खरगोश और हिरन, उनकी संख्या 10 थी, क्योंकि 100 का 10% 10 ही हुआ। और उन 10 जानवरों को खाने के लिए एक शेर था। इस तरह से ये ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंचती रहती है। अब हम देखते हैं इसमें और आगे जो संगठक हैं उसके बारे में और देख लेते हैं। हमारे पर्यावरण में जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वैसे हमारी संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, और उस पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जो घटक होते हैं, जो उसमें पारिस्थितिकी तंत्र में एक वर्षा की एक छोटी बूंद भी हो सकती है, उसमें भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और चाहे विशाल सागर हो उसमें भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इस धरती पर जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सागर को ही माना जाता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो एक दूसरे पर रहकर अपने जीवन का यापन करते हैं। अब उसमें पारिस्थितिकी तंत्र में जो कुछ घटक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक स्थल के घटक जो हमारे धरातल पे होते हैं, जैसे वन हो गए, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, और दूसरा है जलीय, जिसमें तालाब हो गए, नदियां हो गई, झील हो गए, सागर हो गए एवं महासागर हो गए। और तीसरा है मानवीकृत। मानवीकृत में वो ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र आता है, जैसे आप लोग देखते होंगे किसी होटल में या लोग अपने घरों में कांच के एक बर्तन में उसमें पानी भरकर और उसमें कुछ मछलियों को पालते हैं, तो वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है।
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे बड़ा तंत्र होता है वो धान का खेत माना जाता है कि धान का खेत सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो दो तरह का होता है, एक खुला ओपन और दूसरा बंद। जैसे एक जंगल में शेर अपने भोजन के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है, वो चाहे तो किसी भी जानवर को पकड़े खाए और अपने लिए भोजन की प्राप्ति करे। तो जो स्वतंत्र रूप से हमारे पर्यावरण में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, एक दूसरे जीवों को खा के अपने लिए भोजन बनाते हैं, वह एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जबकि एक चिड़ियाघर में बंद शेर एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से शिकार नहीं कर सकता है। उसको जो चिड़ियाघर के लोग उसके लिए जो भोजन उपलब्ध कराते हैं वो उसी पर अपना जीवन निर्भर करता है। अब इसी तरह है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आगे जब हम फिर कभी दूसरी वीडियो बनाएंगे आहार श्रृंखला पे तो उस पर और हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो छोटी ही बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब बड़ी वीडियो बनती है तो वो अपलोड होने में दिक्कत होती है। मेरे पास अभी संसाधनों का अभाव है, बेहतर संसाधन नहीं है, और इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं, वो अपलोड नहीं हो पाती है। लेकिन छोटी छोटी वीडियो ही बना के आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण के बारे में एक चीज़ थोड़ा सा और बताना आपको चाह रहे हैं। पर्यावरण आप जो किताबों में पढ़ते हैं कि आपको चारों तरफ से कोई घेरता है, कोई पदार्थ सीधे प्रभाव डालता है, पर्यावरण कहलाता है। लेकिन पढ़ाई को हमेशा रटने से नहीं आती है, हमेशा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा समझ में आता है। पर्यावरण को समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जहाँ पर भी खड़े हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे भूमि हो गया, भूमि में मिट्टी पहाड़ पठार सब आ जाते हैं, भूमि हो गया, पानी हो गया है, वायु हो गई, ऊर्जा हो गया है, वनस्पति हो गए हैं, पेड़ पौधे हो गए हैं, जीव जंतु हो गए हैं, इन सब का सम्मिलित स्वरूप ही पर्यावरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य आपके आसपास आपको जीने के लिए जितनी भी भौगोलिक दशाएं आपकी मदद करती हैं, आपकी सहयोग करती हैं, आपके जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं, वो सभी चीज़ें पर्यावरण का अभिन्न अंग होती हैं। और यही सब चीज़ें सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाती हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर इंतज़ार करिए, जल्दी ही हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।